हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको अभी करवा रहा हूँ यूपीएससी का सी सेट पेपर। ये 2022 का होने वाला है। 3 लेक्चर हो चुके हैं, 1 2 3, और आज का ये चौथा लेक्चर होगा जिसमें मैं सारी चीज़ें कंप्लीट कर दूंगा। राइट, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि 2023 एंड 2024 का सी सेट कंप्लीट कर चुका हूँ मैं। सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है, आप उसको जाके देखो, समझो, और बहुत फ़ायदा मिल जाएगा आपको, और फ़ायदा उठाओ। ठीक है। उसके अलावा बात करूं तो आप अगर सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस के अलावा आप एसएससी, सीजीएल या एसएससी के और भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या किसी और स्टेट का सी सेट की तैयारी कर रहे हैं, कैट की तैयारी कर रहे हैं भाई, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जिनका आपको बहुत फ़ायदा होने वाला। अगर इन सब एग्ज़ाम्स में से किसी एग्ज़ाम, बैंकिंग की बात करूँ, रेलवे की बात करूँ, तो अच्छा खासा फ़ायदा होने वाला है। बिकॉज आपको पता है किसी साइड में अच्छे लेवल के क्वेश्चन रहते हैं, और यहाँ पर आपको 1/3 लाना होता है। 1/3 का मीन्स 200 आउट ऑफ 66.7, या यूँ कहूँ 67 मार्क्स लाना होता है आउट ऑफ 200, मीन्स 1/3 लाना होता है। काफ़ी लोगों को मैं जानता हूँ या मैं देखा हूँ कि बात करूँ तो भाई यहाँ पर 1/3 लाना इतना मुश्किल हो जाता है कि आप समझ लो ये 67 मार्क्स लाना मुश्किल होता है। बिकॉज वो मैं देखा हूँ कि बहुत सारे अदर बैकग्राउंड यानी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से भी होते हैं, ठीक है, बीएससी मैथमेटिक्स से किए होते हैं या और भी, तब भी उनका सी सेट नहीं निकलता है। तो मैं यहाँ पर आपको इंश्योर कराता हूँ कि भाई मोर देन 100 मार्क्स में आपको दिलवाऊंगा। आपको लाना है सिर्फ क्वांट एंड रीजनिंग के दम पर। ठीक है। इंग्लिश आप अपने लेवल पर देख लें, मैं इंग्लिश में आपको नहीं बता रहा हूँ इंग्लिश की चीज़ें। तो यहाँ से 2/3 क्वेश्चन रहते हैं। 2/3 मीन्स आप समझ लो कि 27 दूनी 54, 53 से 54 55 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है। तो यहाँ से आपको मोर देन 100 मार्क्स लाना है। राइट, चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों से शेयर कर दें। ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन अकॉर्डिंगली मैं पढ़ता हूँ और उसी के अनुसार समझाता हूँ आपको। टू कैंडिडेट एक्स एंड वाई कंटेस्टेड ऑन एन इलेक्शन। ठीक है। 80% ऑफ द वोटर कास्ट देयर वोट एंड देयर वर नो इनवैलिड वोट। मतलब अगर समझो आप कि 100% टोटल वोटर हैं जो वोटर लिस्ट में हैं, वोटर लिस्ट में होंगे 100%, जिसमें से 80% तो अपनी वोट्स को कास्ट करते हैं यानी वोट देते हैं, और 20% जो है वोट को कास्ट नहीं करते, कास्ट दियर वोट एंड नॉट कास्ट दियर वोट। ठीक है, समझ आया। 80% कहने का मतलब कि 80% अपनी वोट देते हैं जाके, जैसे भी दे रहे हैं, और 20% अपनी वोट नहीं देते हैं। समझ आया भाई। अब देखो, और इसमें से ये जो 80% है इसका बोल रहा है कि कोई भी इनवैलिड वोट नहीं। जैसे कि 80% इनवैलिड किसका होगा, जो वोट देने जाएंगे उन्हीं का इनवैलिड होगा। राइट, तो इसमें से कोई भी इनवैलिड वोट नहीं है, मतलब कि पूरी की पूरी वैलिड वोट है। ठीक है, समझ आया। आगे बढ़ते हैं। देयर वॉज नो नोटा, नोटा एक चलता है नन ऑफ द अबव ऑप्शन, तो उसके भी कोई कैंडिडेट नहीं है। देयर वॉज नो नोटा। अब नोटा कहाँ से होंगे भाई, इस जो वोट कास्ट कर रहे हैं, जो वैलिड वोट है, इन्हीं में से नोटा होता है। जैसे मान लो सपोज XYZ 3 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, तो यहाँ पर एक ऑप्शन नोटा भी रहता है। तो नोटा का मतलब कि आप अगर इनको नहीं पसंद करते, इनको नहीं पसंद करते, इनको नहीं पसंद करते, तो आप नोटा ऑप्शन पर टिक करो। तो ये भी नहीं है कोई बंदे, मीन्स जो भी यहाँ दो कैंडिडेट हैं, तो दोनों कैंडिडेट, जेड नहीं है, जेड तो मैं एग्जाम्पल के लिए समझाया हूँ। तो यहाँ पर दो बंदे एक्स एंड वाई हैं, तो आप इन्हीं दोनों में से किसी को टिक कर रहे हैं। राइट, इन्हीं दोनों में से किसी को अपनी वोट कास्ट कर रहे हैं। ठीक है। एक्स गोट 56% ऑफ द वोट कास्ट, मतलब किसका, ये 80% जो वोट कास्ट हो रही है इसका 56%। एक्स गोट 56% ऑफ द वोट कास्ट एंड वन बाई 1440 वोट। वट इज द टोटल नंबर ऑफ वोटर इन द वोटर लिस्ट। भाई वोटर लिस्ट में तो टोटल 100% है। ठीक है। अब देखो कैसे करोगे आप। देखो मेन मेन चीजें जो थी, ऊपर ऊपर की चीजें मैं आपको समझा दिया हूँ। राइट, अब देखो एक्स को कितना मिल रहा है भाई, 56% है, वोटर कास्ट। वोटर कास्ट कितनी, 80%। 80% का आपको 56 मिलेगा। इसको 56% के लिए देखो मैं 100 का डिवाइड कर दिया। अब इसको सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा, 8 6 48, कैरी 4, 8 5 40 और 4 44, ये 10 है तो यहाँ डेसिमल लग जाएगा। ठीक है, इतना समझ आया। अब अगर x को इतना मिल रहा है तो भाई y को कितना मिलेगा। टोटल 80% वोट कास्ट हुई है, 80 माइनस दिस मच करोगे आप y के लिए, 80%
माइनस 44.8%। ठीक है, 45 समझ लो इसको, तो 35.2% हो जाएगा। राइट, समझ आया क्या? अब ये जो x है 22 से इतने 40 वोट से जीत रहा, दैट मीन्स कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा उसी वोट से तो जीतेगा ना। इतने वोट इसको भी मिल गए, इतने वोट इसको भी मिल गए, तो x माइनस बाई आप निकालोगे तो भाई 44 माइनस 35.2, तो ये कितना हो जाएगा, ये 0.6 हो जाएगा। 44 में से 35 माइनस करोगे तो ये 9.6%। ये दिया है आपको 1440। यहाँ से आप 1% निकाल लो, 100% निकालो, बिकॉज आपको 100% निकालना है। राइट, कैसे? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोटर इन द वोटर लिस्ट, तो वोटर लिस्ट में तो टोटल 100% है, तो यही आपको निकालना है। तो भाई 100% निकालोगे तो इस 9.6 का डिवाइड करो 100 का मल्टीप्लाई, हम यही करते हैं, जो चीज़ें हमें दी होती है उसका डिवाइड करते हैं। ये रहा 9.6 और इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे बिकॉज आपको 100% निकालना है। ठीक है, अब मैं अगर इसको एक डेसिमल हटाऊं तो एक जीरो इधर और बढ़ जाएगा, तो अब 12 से काटोगे तो 12 अट्ठे 96, या एक जीरो में बढ़ा दिया, इसका डेसिमल हटा दिया। ठीक है, तो 12 12 कट जाएगा, डबल जीरो ये तो है ही सही, और ये 8 बार कटा। 8 से फिर काटोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 8 एक कम 8, 8 पंचे 40, 15 हो गया, एक जीरो ये बचेगा और दो जीरो ये वाला है, तो कितना हो जाएगा 15,000, 15,000। 100% इज इक्वल टू 15,000। समझ आया भाई? यही आपसे पूछा, यही आपका आंसर होगा। बताओ बन जाएगा क्या? कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ पर ऐसा समझा रहा हूँ जो आपको लगे कि नहीं ये आपके समझ में नहीं आ रहा, ये कुछ अबव द हेड है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 1000 when divided by any one of the number 6, 9, 12, 15, 18 leaves the remainder 3। भाई यहाँ पर अगर मैं आपको देखो समझाऊं, आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं समझाने की तरीका करता हूँ, समझाने का एक अप्रोच लगाता हूँ। अगर मैं ये कहूँ या कोई आपसे ये कहे कि 1000 से ग्रेटर नंबर हो आपको, ठीक है, एक नंबर जिसको आप 6 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0 आए, 9 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0 आए, फिर आप 12 से डिवाइड करो, 15 से डिवाइड करो और 18 से डिवाइड करो, हर केस में रिमाइंडर 0 आए, तो आप क्या करोगे कि भाई रिमाइंडर अगर 0 आ रहा दैट मीन्स कि आप इनका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम ऑफ इन सब का ले लो, 6, 9, 12, 6, 9, 12, 15 एंड 18। ठीक है, तो रिमाइंडर 0 आ रहा है दैट मीन्स इनका एलसीएम आप निकालो पहले, उसका के टाइम्स करो। के क्या है? के एक कोई भी नंबर हो सकता है, वो सेटिस्फाई करेगा जो इस कंडीशन को कि उसका 1000 से ज़्यादा। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर? स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए जो 1000 से ज़्यादा हो, तो फिर आप उसमें रिमाइंडर जो आएगा उसमें 0 ऐड करोगे बिकॉज रिमाइंडर आपका 0 है। अगर इस केस में क्वेश्चन की बात करूँ तो क्वेश्चन में रिमाइंडर 3 आ रहा है हर केस में, तो आप रिमाइंडर 3 ऐड करोगे। समझ आया? तो पहले इस चीज़ को निकालो भाई, इनका एलसीएम ले लो। अब एलसीएम लेके क्या निकालोगे भाई? एलसीएम निकालोगे तो जो होगा, आप जैसे सपोज लेट से मान लेता हूँ, चलो मान लो कि इनका एलसीएम 150 है, अभी मैं निकाला नहीं हूँ, चलो इसका एलसीएम ही निकाल लेते हैं। देखो 9 और 18 में, तो ये 9 और 18 में तो 18 हो जाएगा, 9 तो गया काम से बिकॉज इसमें ऑलरेडी शामिल है। फिर 18 में 6 और 3 18, मतलब 3 जो है 2 हैं, 9 इंटू 3 लिखोगे तो एक 3 इसका आ गया, तो मैं देखो लिखता हूँ 18 इंटू 3 तो इसका आ चुका है, तो एक 5 नहीं आया तो 5 लिखो। 12 के लिए आप 3 चौका 12 यानी 4 नहीं आया, एक 2 आ चुका है, तो मैं एक 2 और लिख रहा हूँ। ठीक है, 12 में 4 होगा, 2 इंटू 2 होगा, एक 2 इसमें आ चुका है, एक 2 ये लिख दिया, 6 ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, तो ये हो गया 5 दूनी 10 यानी 180 इसका एलसीएम आ गया। ठीक है भाई, अब देखो जो आपका नंबर बनेगा 180 के प्लस 3 बनेगा। 3 क्यों? बिकॉज जो भी नंबर होगा, अब जैसे मान लो कि अगर मैं 180 की बात करूँ, ठीक है, तो 180 की अगर मैं बात करूँगा भाई, तो 180 को 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, 12 से डिवाइड करो, 15 से डिवाइड करो, 18 से डिवाइड करो, हर केस में रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, पर ये तो 3 डिजिट का नंबर हुआ। अगर मैं बोलूँ कि 3 डिजिट का मिनिमम नंबर मुझे चाहिए जो इन सबसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आए, ये वाला 3, तब आप क्या करोगे? आप लिखोगे 180 के प्लस रिमाइंडर, अगर आपको 3 लाना है तो ये
3 लिखोगे। अब 3 डिजिट का अगर आपको मिनिमम नंबर निकालना है तो भाई आप क्या करोगे, k की वैल्यू 1 रखोगे, तो ये नंबर क्या आ जाएगा, 183 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि 3 डिजिट का मैक्सिमम नंबर निकालना है तो आप k की वैल्यू वो रखो जिससे इस पूरे की वैल्यू 3 डिजिट में आए और वो मैक्सिमम हो। तो भाई 18×5 90, अगर k की वैल्यू सपोज आप 5 रख देते हो तो कितना हो जाएगा, 18×5 90 यानी 900, तो ये 903 हो जाएगा। ये 3 डिजिट का मैक्सिमम नंबर है, बट आपसे क्वेश्चन में जो पूछा है 4 डिजिट का मिनिमम नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, तो भाई k की वैल्यू आप 6 रख दो। जैसे k की वैल्यू आप 6 रखोगे तो 18 छक्का 108 यानी 1080 हो जाएगा, और प्लस 3 जोड़ोगे तो 1083 हो जाएगा। ठीक है, जो इस क्वेश्चन का आंसर है 1083। देखो मैं आपको ये तो समझा रहा हूँ भाई इस क्वेश्चन को करना, पर इसके साथ साथ अगर आपको फंडा पता है तो फिर ऐसी जुड़ी हुई चीज़ें कुछ भी आपसे पूछ दे, आपका एक्चुअल आंसर ये हुआ। अब यहाँ से आपको पूछ रहा है कि 3 डिजिट का मिनिमम नंबर, तो भाई k की वैल्यू आप वो पुट करोगे। ठीक है, अब k की वैल्यू जीरो जीरो मत पुट कर देना, बिकॉज जीरो पुट करोगे भाई तो यहाँ से इन नंबर से डिवाइड करोगे, सबसे रिमाइंडर 3 आ जाएगा, बट फिर वो एक बार भी मल्टीपल नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो फिर आप जीरो पुट कर सकते हो, बट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन को आपसे जीरो नहीं पुट करवाएगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस। आई होप कि समझ में आ गया, आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, लेट p बी अ 2 डिजिट नंबर एंड q बी द नंबर कंसिस्टिंग ऑफ द सेम डिजिट रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, मतलब अगर p की मैं बात करूँ कि p 2 डिजिट का नंबर है तो मैं x y ले लूँ, तो भाई मैं q को क्या ले सकता हूँ, इसका रिवर्स ऑर्डर यानी बाई x लूँगा। ठीक है, इफ p इंटू क्यू इज इक्वल टू 2430, अगर p इंटू क्यू अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, यानी 2 डिजिट नंबर का एक नंबर है जिसको उल्टा करके और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2430 आ रहा है। ठीक है, कहने का एग्जाम्पल मतलब ये है कि मान लो अगर एक नंबर p को आप 36 लेते हो तो q की वैल्यू इसका उल्टा 63 आएगा, अगर p की वैल्यू 21 लेते हो तो q की वैल्यू 12 आएगी, p की वैल्यू अगर 31 लेते हो तो इसकी वैल्यू 13 आएगी। ठीक है, उल्टा। अब वो कौन सा नंबर होगा यही तो हमें चेक करना है, राइट। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन p एंड q, समझ आया भाई। तो मैं एक काम करूँ, अगर मुझे ऐसा कुछ होता तो मैं इसको लिखता 10x प्लस वाई और इसको लिखता 10y प्लस एक्स। ऐसा क्यों लिखता भाई, बिकॉज यूनिट डिजिट पर जो भी नंबर होता है, जो भी डिजिट होती है उसमें 1 का मल्टीप्लाई करते हो, और जो 10 से डिजिट पर होती है उसमें 10 का मल्टीप्लाई करते हो। तो सेम चीज़ें मैं यहाँ भी किया, अगर 100 प्लस कुछ होता, 100 डिजिट पर कुछ होता तो उसमें 100 का मल्टीप्लाई, 1000 डिजिट पर कुछ होता तो 1000 का मल्टीप्लाई करता, राइट। तो ये चीज़ हो गई। अब मुझे इन चीज़ों से काम नहीं चलने वाला है, मुझे काम क्या करना है, देखो भाई मैं डायरेक्ट दो नंबर ऐसे निकाल लूँ, दो नंबर का मल्टीप्लाई इसको तोड़ ताड़ के, कि हमें ऐसा कुछ नंबर मिल जाए, ऐसा कुछ 36 मिल रहा, 63, 36 इंटू 63 का मल्टीप्लाई ये हो जाए 21, ऐसा कुछ हो जाए। तो एक चीज़ मुझे समझ में आ रही है कि भाई यहाँ पर अगर जीरो है यूनिट डिजिट पर, तो कहीं ना कहीं एक नंबर में यूनिट डिजिट पर 5 आएगा, हो सकता है दूसरे वाले में 2 आ जाए, 4 आ जाए, 8 आ जाए, ऐसा कुछ आ जाए। ठीक है, तो मुझे यूनिट डिजिट पर एक में तो 5 मिलना जरूरी है, मिलेगा ही सही। ब्रेक करते हैं इसको। आपको ये बातें समझ में आ रही है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ भाई, समझ में आना जरूरी है। फिर भी अगर आपको ये नहीं समझ में आता कि यूनिट डिजिट पर 5 आएगा एक में, तो कोई बात नहीं, इसको ब्रेक करोगे वो ऑलरेडी आ जाएगा। बस नंबर आपको पहचानना है कि दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई ये होगा वो दोनों आपस में इंटरचेंजिंग डिजिट होने चाहिए। चलो देखो, 3 4 2 6 3 7, सॉरी 4 2 6 3 9, तो ये 3 से डिविजिबल होगा, तो भाई मैं 3 लिखता हूँ और इंटू 2, बिकॉज ये इवन नंबर है तो 2 से कटेगा, 6 इंटू 6 चौका 24। ठीक है, फिर 3 आएगा तो नहीं कटेगा, 6 पंचे 30, 405 हो गया। 2 इंटू 3 इंटू, अभी 5 से कटेगा तो 5 एक लिख देता हूँ, 5 एक 5 8 40, और ये 5 एक कम 5 81 हो गया। ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू, मैं इसको 3 की पावर क्या लिख सकता हूँ भाई, 4 लिख सकता हूँ ना, मैं एक छोटा नंबर बना रहा हूँ, 3 की पावर 3 इंटू 3 लिख देता हूँ। ठीक है, और कुछ करें तो मान लो कि इसमें मैं इसको 3 की पावर 2 लिखता हूँ, देखो 3 की पावर 2 इंटू 9 लिख देता हूँ, या 3 की पावर 2 सही है, इतना कोई दिक्कत तो नहीं है। कुल मिला के अपने को बनाना इस फॉर्म में ऐसे नंबर जो होते हैं, बिकॉज हमें दो नंबर डिजिट का मल्टीप्लाई करना है, पी एंड क्यू का उल्टे डिजिट में। अगर मैं कहूँ कि भाई 9 ये है, 3 27 दूनी 54, और क्या ये 9 50 45,
देखो 45 और 54 दो नंबर हमारे पास आ गए, दोनों की डिजिट उल्टी है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ही ये नंबर मिल रहा है। दैट मीन्स हमारा एक नंबर, अब या तो पी कुछ भी हो सकता है, बड़ा वाला हो सकता है, छोटा वाला, क्योंकि वहाँ पर अपने को कहीं इन्फॉर्मेशन ये नहीं दिया है कि पी ग्रेटर देन क्यू है अथवा पी लेस देन क्यू है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। तो हमसे हमारे दो नंबर तो ये निकाला है कि एक पी होगा एक क्यू होगा, हमसे इनका डिफरेंस पूछा, भाई डिफरेंस देख लो कितना है, 9 है। 54 माइनस 45 9 है, तो यही आपका आंसर होगा। बिकॉज जो नंबर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है वही हमारा आंसर हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, डी फॉर दिल्ली। ठीक है भाई, समझ में आया बताओ, समझ में ना आए तो बताओ। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है 67 में, अच्छा क्वेश्चन है। Consider the following statement in respect of a two natural number p and q such that p is a prime number and q is a composite number। भाई सबसे पहले तो आपको समझना है कि p क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का मतलब कि 2 3 5 7 11 13 ऐसा, ठीक है। q कंपोजिट नंबर है, ध्यान रहे, एक कंपोजिट होता है एक को प्राइम होता है। तो कंपोजिट नंबर का मतलब ये होता है कि जो प्राइम नंबर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, पर वो प्राइम नंबर जनरली नहीं होता। बिकॉज आप समझो इस बात को कि जनरली प्राइम नंबर मतलब कि जो अलग ही हो गया, तो कंपोजिट नंबर ये होता है कि जिसके फैक्टर हो, जिसके फैक्टर हो। लाइक फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं यहाँ पर 4 लिख दूं, 6 लिख दूं, 8 लिख दूं, 9 लिख दूं, 10 लिख दूं, 12 लिख दूं, 15 लिख दूं, राइट, फिर 21 लिख दूं, ऐसे नंबर हो गए। मतलब एक तो ये क्या है, आप समझो इस चीज कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है, कंपोजिट नंबर। एक और नंबर में यहाँ पर आपको बता दूं कि एक को प्राइम नंबर होता है, को प्राइम नंबर। तो भाई को प्राइम ये होता है कि प्राइम और को प्राइम में कुछ भी कॉमन ना हो अदर देन 1। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, सपोज 3 ले रहा हूँ एक, तो 3 और मैं यहाँ 4 ले रहा हूँ, तो 3 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, समझ आया। हाँ ये जरूर, ये प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है, बट इन दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो तो उसको को प्राइम नंबर बोलते हैं। और कंपोजिट नंबर का मतलब कि जिसके फैक्टर हों। अब जैसे मान लो उदाहरण के लिए कि मैं यहाँ 5 लिया हूँ, तो 5 और 15 में कॉमन तो है ना, 5 दोनों में 5 कॉमन आ जाएगा, बट फिर भी इसके फैक्टर हैं, समझ आया। तो ये को प्राइम नंबर और प्राइम नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं होता अदर देन 1, ये आपको याद रखना है। और कंपोजिट नंबर जानते हो कि कोई भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है, अदर देन प्राइम नंबर। अब देखो अपने से क्या बोला कि P ये हो गया और Q ये हो गया। अब इसके स्टेटमेंट जो भी दिए हैं वो पढ़ लेते हैं। P इंटू क्यू कैन बी ऑड, भाई चेक करते हैं क्या ऑड हो सकता है, P इंटू क्यू। अब अगर इसमें इवन नंबर प्राइम नंबर लेते हो तो फिर किसी में भी ऑड इवन में मल्टीप्लाई करोगे तो वो इवन होगा, ठीक है। अगर ये इसको इवन की जगह इसका ऑड ले लेते हो और इसमें भी ऑड ले लो, कोई सा भी एक ले लो, मान लो 3 ले लिया, इसका 9 ले लिया, तो ये ऑड ही होगा ना, दो ऑड का मल्टीप्लाई करोगे तो ऑड होगा। तो इवन भी हो सकता है ऑड भी हो सकता है, दैट मीन्स कि कैन बी ऑड, मतलब पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, P अपान क्यू, सॉरी Q अपान P कैन बी प्राइम नंबर। चेक करते हैं, Q अपान P कैन बी प्राइम नंबर। भाई ये 9 लिया हूँ, तो 9 अपान अगर 3, P की वैल्यू आप 3 ले लेते हो तो ये प्राइम नंबर बराबर कितना होगा, 3 होगा, तो ये प्राइम नंबर हो सकता है ना, ठीक है। तो दैट मीन्स कि ये भी करेक्ट है, सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, समझ आया। तीसरा देख लेते हैं, P प्लस क्यू कैन बी प्राइम नंबर। भाई P प्लस क्यू कैन बी प्राइम नंबर हो सकता है क्या। अगर मैं इसकी वैल्यू कितनी ले लूँ, देखो सपोज कोई से भी आप एक वैल्यू ले लो, बस वो प्राइम नंबर हो सकता है कि नहीं। तो इसकी वैल्यू अगर मान लो 10 ले लेता हूँ और इसकी वैल्यू 3 ले लेता हूँ, सपोज 10 प्लस 3, P की वैल्यू 3 ले लिया, Q की वैल्यू आपने 10 ले लिया, ये 13 है, 13 प्राइम नंबर है ना, तो ये भी करेक्ट है, ठीक है, समझ आया भाई। तो ये भी करेक्ट है, दैट मीन्स कि आपसे करेक्ट पूछा तो 3 के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, डी फॉर दिल्ली ऑप्शन, ठीक है बनेगा। मतलब अगर कहीं भी मैं ऐसी चीज़ें कुछ तरीका अपना रहा हूँ जो आपको समझना है, एकदम बेसिक तरीका अपनाता हूँ ताकि आप करो और वो चीज़ें आपके दिमाग में आए। अब भाई अगर आप ये तरीका अपना रहे हो ना बेसिक, तो
आप वहीं एग्जाम टाइम में 100% श्योर हो जाओगे कि आपका क्वेश्चन सही है, आप करेक्ट करके आ रहे हो, राइट, कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोला इसमें, देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बिटवीन 3:60 and 3:17 PM both hour hand and minute hand coincide, between 4:58 PM and 4:59 PM both minute hand and second hand, यहाँ पर minute hand second hand बोला है, coincide, चेक करते हैं। देखो भाई, इसका फंडा होता है, एक मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले मैं सर्कल बना दूँ आपके लिए, ये सर्कल बन गया, ठीक है। अब इसमें देखो थोड़ा सा समझना आप, जैसे मान लो ये घड़ी होती है, घड़ी के कांटे होते हैं, कितने होते हैं, 12 होते हैं, तो 1 2 1 2 कितने हो गए, 6, 1 2 और 1 2, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये हो जाएगा 12। भाई मुझे आप ये एक बात बताओ कि घड़ी में कितने कांटे होते हैं। किसी किसी घड़ी में केवल आवर का कांटा होता है, बट जनरली अगर मैं बात करूं तो जनरली एक आवर हैंड होता है, एक मिनट हैंड होता है और एक सेकंड हैंड होता है। मतलब सेकंड हैंड, वो सेकंड हैंड मतलब पुरानी की बात नहीं कर रहा हूँ, मिनट सेकंड वाला जो कांटा होता है वो होता है, ठीक है। 3 कांटे होते हैं। यहाँ पर बोला पहले वाले में बिटवीन 3:16 PM एंड 3:17 PM पर बोथ आवर हैंड एंड मिनट हैंड कोइंसाइड। भाई मुझे चेक करना पड़ेगा कि 3:16 और 3:17 पर आवर हैंड एंड मिनट हैंड कोइंसाइड करेंगे क्या, वो चेक करना है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, ध्यान रखना, मैं बता रहा हूँ फार्मूला। ये फार्मूला मैं केवल बता रहा हूँ आवर हैंड एंड मिनट हैंड के लिए। ध्यान रहे इसमें सेकंड हैंड वाला कांटा नहीं है, ये मिनट हैंड, आवर हैंड एंड मिनट हैंड के लिए, कि जब वो कोइंसाइड करेंगे। अगर आपको ये निकालना है, टाइम निकालना है कि कितने बजे कोइंसाइड करेंगे, तो टाइम अगर आवर्स में आप निकालते हो, ध्यान रहे आवर्स में, तो क्या लिखोगे, h/6 11 करोगे, h/11। समझ आया क्या, h/11। और ये टाइम आपको किस में आएगा, जब अगर ये आवर्स में ले रहे हो तो ये आवर्स में आएगा, और अगर आपको इसको मिनट में लेना है, टाइम को मिनट में, तो ये इसमें 60 का मल्टीप्लाई करोगे तो 60h/11 ये मिनट में आएगा। समझ आया क्या, ये मिनट में लोगे तो मिनट में आएगा, और जब मिनट में लोगे तो भाई इसमें 60 का मल्टीप्लाई करोगे तो सेम चीज़ हुई ना। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है कि वो कितने टाइम पर कोइंसाइड करेंगे। अब इसी फार्मूले को मैं पहले स्टेटमेंट में लगाता हूँ। देखो, टाइम हमें निकालना है, मिनट में निकालना है, तो h की वैल्यू कितनी है, देखो ये h जो है घंटा है, मतलब आवर है, तो यहाँ पर h की वैल्यू पूरी पूरी कितनी, 3:16 3 बज के, तो h की वैल्यू हम कितनी रखेंगे, 3/11। मिनट में निकाल रहे हैं तो ये 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रहा 60, मतलब 3 6 18 180/11। जब इसको सॉल्व करोगे तो 18 1 18 7 बचेगा 70 हो जाएगा, तो 11 6 66 हो जाएगा, 4 बचेगा तो 40 होगा, तो 11 3 33, फिर उसके बाद 7 बचेगा तो 11 6 66, ये कुछ इतना मिनट आएगा। अब इतना मिनट का मतलब 16 मिनट 36 सेकेंड, ठीक है। टाइम 16 मिनट और 36 सेकेंड, और अगर इसको बात करो तो ये 3 घंटे, क्योंकि 3 घंटे की ही बात हो रही थी, हमने एच की वैल्यू 3 रखी है, तो 3 घंटे 16 मिनट 36 सेकेंड। भाई 16 मिनट तो ये पूरा पूरा हो गया, अब 17 मिनट ये, तो उसके बीच में ही कहीं 36 सेकेंड आएगा ना, मतलब कोइंसाइड करेंगे, कोइंसाइड करेंगे, ठीक है। क्यों भाई बताओ, तो ये पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ आई कि आपको। अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, बिटवीन 4:58 PM एंड 4:59 PM बोथ मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड कोइंसाइड। अब यहाँ पर आवर हैंड मिनट हैंड की बात नहीं हो रही, मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड की बात हो रही है। मुझे एक बात बताओ, जब घड़ी कहीं घंटे के आवर, मान लो 9 बज रहे हैं, सपोज 9 बज रहे हैं, यहाँ पर 4 बजे की बात हो रही है, मान लो 9 बज रहे हैं, तो आवर वाला कांटा एग्जैक्टली 9 पर होगा, मिनट और सेकेंड वाले दोनों कांटे एग्जैक्टली 12 पर होंगे। ये चीज़ आपको पता है ना, एग्जैक्टली 12 पर होंगे दोनों। ऐसे ही जब 4 बज रहे हैं, मान लो 4 बज रहे हैं, तो घंटे वाला कांटा एग्जैक्टली यहाँ होगा 4 पर, और बाकी मिनट और सेकेंड दोनों कांटे यहाँ होंगे, ठीक है भाई। जब मान लो कि जब 4:58 और 59 की बात कर रहा,
तो भाई मिनट हैंड कहाँ होगा, 1 2 3 4, ये कितना होगा 55 56 57 58 59 60, मतलब 58 59 के बीच बात हो रही, तो मतलब इसके और इसके बीच बात हो रही, ठीक है। और 4 वाला कांटा कहीं इधर 5 के आसपास एग्जैक्टली होगा। तो यहाँ पर भाई ये समझो आप कि मिनट हैंड वाला जब 4:58 हो रहे होंगे, 4:58 पर ये कहाँ होगा, मिनट हैंड वाला कांटा यहाँ होगा, सेकंड वाला कांटा तो यहीं पर होगा, बिकॉज सेकंड उसको 1 मिनट में ही 60 सेकंड पूरे करने होते हैं। तो जब 58 पर कांटा यहाँ होगा मिनट वाला, तो सेकंड वाला कांटा यहाँ होगा। अब जब 58 से धीरे 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 आगे बढ़ेगा, तो सेकंड वाला पूरा कांटा इसको पार करते हुए इसी बीच में 58 से 59 के बीच में पार करते हुए यहाँ पहुँच जाएगा। समझ आया, तो मतलब इन दोनों के बीच में मिलेगा कहीं ना कहीं, तो यस ये वाला सीधी सी बात है कि मिल जाएगा, बिकॉज हर मिनट में सेकंड वाला कांटा उसको पूरा करेगा। मिनट एक ही मिनट आगे बढ़ेगा तो सेकंड वाला पूरा कांटा घूम के एक बार बढ़ेगा, तो सेकंड तो सीधी सी बात है ये करेक्ट होगा, तो बोथ स्टेटमेंट करेक्ट हो गए, ठीक है। करेक्ट पूछा तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ आया क्या, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला क्वेश्चन में। क्वेश्चन बोल रहा है देखो, देयर आर टू कंटेनर X एंड Y, X कंटेन 100 ml ऑफ मिल्क एंड Y कंटेन 100 ml ऑफ वाटर। दो कंटेनर, एक X है और एक Y है, इसमें 100 ml जो है मिल्क है और इसमें 100 ml जो है वो वाटर है, ठीक है। 20 ml ऑफ मिल्क फ्रॉम X इज ट्रांसफर्ड टू Y। इसका 20 ml जब इसमें ट्रांसफ़र होता है तो इसमें 20 माइनस होगा और इसमें 20 प्लस होगा। बताओ भाई, समझ आया, बनेगा बताओ इतना। 20 ml ऑफ मिल्क फ्रॉम X इज ट्रांसफर्ड टू Y आफ्टर मिक्सिंग वेल, मतलब मिक्स कर दिया जाए। मिक्स कहाँ है भाई, ये तो मिल्क है, तो मिल्क में से 20 ml पूरा पूरा मिल्क जाएगा, पर इसमें ये वाटर था, वाटर में ही अभी ये वाला मिल्क पार्ट है। समझ आया। आफ्टर मिक्सिंग वेल 20 ml of mixture in the Y is transferred back to X। अब इसमें से फिर से 20 ml निकाला जाता है और फिर से 20 ml इसमें डाला जाता है, ठीक है। अभी भी देखो इसमें 20 ml निकाला, 20 ml डाला, इसमें 20 ml डाला फिर निकाला, तो दोनों की क्वांटिटी एक्चुअल में 100 ही है। आप समझ पा रहे हो क्या, क्वांटिटी दोनों की टोटल क्वांटिटी 100 ही है, बट वो जो पहले इसमें प्योर मिल्क था और प्योर वाटर था वो चेंज हो गया है, ठीक है, कंसंट्रेशन चेंज हो गया है। इफ m डिनोट द प्रोपोर्शन ऑफ मिल्क इन x, इसमें m जो है मिल्क है x में, और n डिनोट द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर इन y, इसमें n जो है वो वाटर है y में। अब फाइनली मतलब इतना ट्रांसफर करने के बाद, ठीक है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब भाई आपको यही चेक करना है, देखो कैसे करोगे आप। इसमें 100 ml जो था क्या था, पहले मिल्क था, उसमें से जब आपने 20 निकाल दिया तो कितना बचा, 80 ml जो बचा ये पूरा पूरा मिल्क है। समझ आया। पर जब इसमें से 22 में से आपने 20 ml जब ये मिक्स किया था मिल्क, तो कितना रेशियो हो गया भाई, 100 प्लस 20 दैट मीन्स 120 हो गया। पर इसमें बात करो अगर वाटर की एंड मिल्क की, वाटर एंड मिल्क की, तो वाटर 5 पार्ट है और मिल्क कितना 1 पार्ट है। समझ में आया। तो जब इसका 20 पार्ट 20 लीटर जब डालोगे इसमें डालोगे यहाँ से, तो इसका 5 पार्ट क्या आएगा, पानी आएगा इसमें, तो 5 पार्ट पानी यानी 5/6 ऑफ वाटर एंड 1/6 ऑफ क्या आएगा, मिल्क। 1/6 किसका भाई, 20 का, तो 20 का मल्टीप्लाई करोगे 20 लीटर क्यों, बिकॉज 20 लीटर जो भी ट्रांसफर करें, जब इसको वेल मिक्स करके इसमें ट्रांसफर किया जाएगा तो 20 के 5/6 ये वाटर जाएगा और 5 मतलब 1/6 जो जाएगा मिल्क जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लो। अब हमें ये x वाला पार्ट है, तो x पार्ट में हमें क्या निकालना है, टोटल हमें m जो दिया है वो मिल्क दिया है, तो मिल्क को कंसिडर कर लेंगे भाई। 80 ml पहले मिल्क था, अब ये तो वाटर है तो इससे हमें मतलब ही नहीं है, ये मिल्क वाला पार्ट है। तो 20/6 यानी 10/3, 10/3 का मतलब 3.33, मतलब 83.33 क्या है, ये मिल्क है x में। समझ में आया भाई। और ये 5/6 जो आया, बाकी बचा हुआ पार्ट, टोटल तो 100 ml अभी भी है। 100 ml में से जब इसको माइनस करोगे, अगर मैं इसमें से आपका वाटर की बात करूं
तो टोटल 100 ml में से 83 पॉइंट मिल्क माइनस कर दोगे, 83.33, तो इस जो 16.67 बचेगा ये क्या है, ये वाटर वाला पार्ट है। ठीक है भाई, ये वाटर पार्ट है, कहाँ पर है, एक्स में। अब सोचो, आप खुद सोचो, और ये वाला किसकी वैल्यू दी है आपको, m की वैल्यू दी है, ये वाली m की वैल्यू दी है, ये यही बोला है कि मिल्क जो है x में वो दिस मच है, जो भी है आपने ये निकाल लिया। अगर इतना वाटर किस में है, x में है, तो मतलब इतना जो 100 में से इतना कम पानी रहा होगा बाई में, तो बाई की अगर बात करूँ मैं, तो भाई 100 ml स्टार्टिंग में पानी था, उसमें से इतना पानी सेकेंड उसमें x में जा चुका है, मतलब इतना कम करोगे पानी, तो कुल मिला के बचा कितना पानी, 83.33 पानी तो बचा, ये वाटर बचा। और इसी को उसने दिया है, n दिया है, देखो n दिया है, n दिया है, डिनोट द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर इन बाई, n को वाटर बोला है और बाई में बोला है। अब m भी इतना ही आ गया 83.33, n भी इतना ही आ गया, तो क्या हो जाएगा बताओ, m n दोनों बराबर हो गए, मतलब m और n बराबर हो गए, कोई ग्रेटर कोई लेस नहीं। बस यही आपको समझना था कि m में कितना वाटर, m में मतलब m जो है प्रोपोर्शन ऑफ मिल्क इन द x एंड n जो है प्रोपोर्शन ऑफ वाटर इन द बाई, दोनों की वैल्यू 83.33 आ गई है, तो हमारा करेक्ट हो गया, दोनों m प्लस m इक्वल टू n हो गया। कोई ज़्यादा होता तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम आंसर टिक करते, तो हमारा ऑप्शन फिलहाल बाय द वे ए हो जाएगा, ऑप्शन ए अहमदाबाद। ठीक है भाई, आगे बढ़ें, चलो क्वेश्चन नंबर 17, बड़ा आसान क्वेश्चन है। अब DI में आपको डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ाया हूँ भाई, उसको आप जाके देखो, एटलीस्ट स्टार्टिंग की 5 क्लास, जिसमें मैं 5 क्लास में 5 या 6 क्लास है कुछ स्टार्टिंग, बाद में तो मैं प्रैक्टिस करवाया हूँ, पर एटलीस्ट स्टार्टिंग की बेसिक क्लास जरूर देख लो, 5 से 6 क्लास। ठीक है, मैं कहूँगा अगर आप पूरा नहीं देख सकते तो 5 से 6 क्लास जो DI की बेसिक चीज़ें बताएं भाई, उसको जरूर देखो जाके आप, राइट। देखो, पाई चार्ट गिवन एक्सपेंडिचर ऑन 5 डिफरेंट आइटम ए बी सी डी ई इन अ हाउस होल्ड, एक हाउस होल्ड यानी घर में 5 चीजें जो एक्सपेंडिचर होती हैं उनका दिया है, बी सी डी ई का करस्पॉन्डिंग एंगल दिया, देखो दिस मच respectively, then what is the percentage of expenditure on item A। भाई आप जानते हो कि टोटल एंगल कितना होता है, अगर बात करूं जितने भी चाहे उसमें जितने भी आइटम हो, तो सबको मिला के जो एंगल हमारा होगा वो 360 होता है। ठीक है, 360। अब 4 के एंगल आपको डायरेक्ट वो बता दिया है, तो 5वें का एंगल और ए का ही पूछा है, बस थोड़ा सा चेंज क्या किया, वो एंगल नहीं पूछा, परसेंटेज में पूछ दिया है, राइट। तो टोटल 360 भाई बी सी डी ई का ऐड कर लो, 90 50 9 5 14 4 18 और 18 और 8 26, मतलब सबकी वैल्यू 260 डिग्री दे दिया है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो ए की एंगल में वैल्यू आप निकालोगे तो ये 100 डिग्री आ जाएगा, बताओ। और जब भी एंगल को आपको परसेंटेज में बदलना होता है तो देखो क्या करते हो, 100 इसको परसेंटेज में बदलना है तो 360 डिवाइड करोगे तो एंगल एंगल बराबर हुआ, 100 का मल्टीप्लाई करोगे। या और चीज़ें मैं अगर आपको बताऊं, दूसरा 60 में इसको भी सॉल्व करोगे तो आंसर सेम आएगा। दूसरा अगर मैं 60 तरीका बताऊं, तो भाई जब भी आप एंगल से परसेंटेज में जाते हो, परसेंटेज कहाँ जा रहा है, परसेंटेज छोटा होता है, बिकॉज परसेंटेज में 100% होता है और एंगल में 360, तो छोटे में जा रहा है तो छोटे का मल्टीप्लाई कर दो, 5/18 का मल्टीप्लाई कर दो। अगर बड़े में जाते तो 18/5 का मल्टीप्लाई करते। ठीक है, तो ये 500 और बटे 18 हो जाएगा, या इसी को और काटोगे 2 से तो 250/9, डायरेक्ट ऑप्शन यही आपके पास मौजूद है। ठीक है, इसको भी सॉल्व करोगे तो वही आएगा, देखो 0 0 कट गया, फिर आप कितने 4 से काटोगे तो 4 से काटोगे तो 4 9 36, इसको 4 से काटोगे तो 25, तो 25 दाम 250 और बटे 9, डायरेक्ट इसी फॉर्म में आंसर दिया है, कोई डेसिमल में आपको काटपीट नहीं करना, तो यही आपका आंसर डी हो जाएगा, डी फॉर डेली। बताओ भाई, बन जाएगा, कोई दिक्कत कहीं भी तनिक भी समझने में, तो बताओ। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 71। देखो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बस समझने की देरी है, अगर आप समझ जाओगे तो आपको ये सब निकल जाएगा। 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू दिस मच 3 to 1 तक मल्टीप्लाई किया, इसको दिया किसके इक्वल है, 3 की पावर m इंटू एन, m पावर में है n अलग है, राइट। वेयर m एंड n आर द पॉजिटिव इंटीजर, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m। m क्या है, 3 की पावर है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछा, मतलब 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है,
मैं आपको एक चीज़ हमेशा बताऊँ कि जब भी फैक्टोरियल n, अगर n का फैक्टोरियल दिया हो, अब इसको देखो फैक्टोरियल एक इस टाइप से भी बनाते हैं, ऐसा चाहे इस टाइप से बनाओ चाहे इस टाइप से बनाओ, दोनों सेम है, फैक्टोरियल दोनों को कहते हैं। तो जब भी फैक्टोरियल में किसी नंबर की मैक्सिमम पावर निकालनी होती है तो आप क्या करते हो, सपोज मैं इसी में एग्जांपल ले लूँ, तो मान लो कि 150 का फैक्टोरियल दिया है, इसमें मुझे 5 की पावर चाहिए कि 5 की कितनी पावर बनेगी, तो मैं इसको डिवाइड करूंगा, 5 से काटूंगा तो 5, देखो ध्यान से देखना, 5 3 15, ये जीरो आ गया, 5 से फिर से काटूंगा तो 5 छक्का 30 कटेगा, ठीक है, तो ये लिखा, फिर 5 से फिर से काटोगे तो 5 एक कम 5, ये जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर को आपको नहीं कंसीडर करना है, ध्यान रहे, रिमाइंडर जो आएगा आप उसको छोड़ते जाओगे, जितना इंटीजर पार्ट आया इतना। अब इस वाले पहले पार्ट को छोड़ दो, इस पहले पार्ट को छोड़ दो, बाकी ये जितने नीचे तक आएगा, 1 तक आए, 0 तक आए, जितना तक आए, उन सबको जोड़ लो, तो 30 6 36 1 37, तो 5 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 37 होगी, ठीक है, समझ आया, 5 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, फैक्टोरियल 100 में 37 होगी, ठीक है। ये बात जनरली इस टाइप के क्वेश्चन जो यूज होते हैं उसमें आपको कुछ एक बड़े बड़े नंबर दे देगा, उसमें बोलेगा कि इसमें कितने जीरो आएंगे, तो जीरो के लिए क्या बनाना पड़ता है आपको, 2 की पावर में समथिंग एंड 5 की पावर में समथिंग। अब आपको पता है कि 2 छोटा नंबर होता है तो जनरली 2 की पावर ज़्यादा ही आती है, छोटे नंबर की पावर ज़्यादा करोगे और बड़े नंबर की पावर कम होती है, तो हम ज़्यादातर केसेस में 5 की पावर निकाल लेते हैं और 2 की पावर नहीं निकालते। बट ध्यान रहे, ये जब फैक्टोरियल की बात हो तब ध्यान रहे, ये हर केस में नहीं होता, कभी कभी एक्सेप्शनल भी हो जाता है, तो 2 और 5 दोनों की चेक करनी पड़ेगी। अब ये बात आपको समझनी होगी कि ये एक्सेप्शनल कहाँ होता है। जैसे मान लो कोई ऐसी चीज़ें दे दिया है कि मान लो कि 10 दे दिया, 15 दे दिया, 25 दे दिया, 35 दे दिया, आपको पता है कि 2 तो भाई एक ही जगह दिख रहा है, तो आपको 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 एक ही आ रहा ना पावर में, अब 5 तो एक यहाँ 2 यहाँ एक यहाँ, तो 2 3 4 5, तो 5 की पावर 5 हो गई, अब भाई 2 एक है तो एक ही जीरो आएगा ना, आप समझ रहे हो ना, तो ये ऐसे एक्सेप्शनल केस होते हैं। सेम चीज़ है यहाँ पर, देखो 15 से 1 तक डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया, दैट मीन्स कि ये फैक्टोरियल 15 दिया है, समझ आया, फैक्टोरियल 15 दिया है। अब इसमें हमसे 3 की पावर में पूछ रहा, बाकी जो चीज़ें बने तो बने, हमें 3 की पावर पूछ रहा, तो भाई इसको 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 से डिवाइड करोगे तो 3 5 15, फिर 3 से डिवाइड करोगे तो 3 एक कम 3, अब रिमाइंडर 2 आया, रिमाइंडर को तो हमें कंसिडर ही नहीं करना है, तो 5 1 6, तो 3 की पावर 6 हो जाएगा, बाकी जो भी नंबर आएगा हमसे नहीं मतलब है, क्योंकि हमसे n तो पूछा ही नहीं है ना, एन तो हमसे पूछे नहीं, इसकी तो वैल्यू हमसे पूछे नहीं, हमसे तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम पूछा है, मतलब एम व्हाट इज द एम, 3 टू द पावर है, तो हमें 3 टू द पावर 6 हमने निकाल लिया, तो 6 यही मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, समझ आया बताओ, तो ये ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बॉम्बे। क्लियर हुआ। अब मैं एक चीज अगर आपको ये बता रहा हूँ भाई, मैं बता रहा हूँ कि फैक्टोरियल में कभी भी आपको कैसा कोई क्वेश्चन है उसमें किसी की मैक्सिमम पावर निकालना हो, डायरेक्ट उसको डिवाइड करो, पहले नंबर को छोड़ दो, बाकी सबको आप गिनती गिन लो, 15 को आपने छोड़ा तो 5 1 6 गिन लिया, रिमाइंडर से आपको मतलब नहीं, जितना इंटीजर पार्ट जाए उतना डिवाइड करना है, राइट, वही उसकी मैक्सिमम पावर होती है। अब बताओ, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे आते ही रहते हैं, आप इसको एक बार ढंग से समझ लो, कर लो, कभी नहीं बनेगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि आप ना कर पाओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 75, वेरी इजी क्वेश्चन, सीरीज का क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, 2 से 12 हो रहा, यही हो रहा है, 2 से 12 36 80, देखो कुछ मल्टीप्लाई का चेक करते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, भाई देखो ये 2 12 36 80 150 और ये नंबर x है, राइट, देखो अगर मल्टीप्लाई का चेक करें भाई, तो यहाँ से देखो 6 गुना हो रहा है, ठीक है, यहाँ से देखो 12 3 गुना हो रहा है, तो 6 3, फिर इधर से तो कोई मल्टीप्लाई नहीं दिख रहा मुझे, अगर मैं बात करूँ 4 से तो 4 नैया, फिर 4 से 20, कुछ भी ऐसा मल्टीप्लाई का नहीं दिख रहा है, तो मैं काम करता हूँ मल्टीप्लाई ना करके मैं कुछ इसमें डिफरेंस देखता हूँ, डिफरेंस देखूंगा तो इधर 10, इधर कितना होगा भाई, तो 24 का डिफरेंस हो जाएगा, इधर देखूंगा डिफरेंस तो ये 44 का डिफरेंस हो जाएगा, और इधर का अगर मैं देखूँ डिफरेंस तो 70 हो गया, इधर को तो हमें निकालना ही है, पता ही नहीं अभी निकाल नहीं सकते, राइट। फिर डिफरेंस का डिफरेंस फिर से देखो, बिकॉज हमें अभी यहाँ पर क्यों देख रहे हैं डिफरेंस का डिफरेंस, भाई यहाँ पर अभी हमें कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं मिल रहा है, अगर हमें पैटर्न ढूंढना होता है ना, अगर पैटर्न मिलेगा तो हम वही पैटर्न आगे लगा देंगे, तो हमें तो अभी पैटर्न मिला ही नहीं, फिर से देखते हैं, तो 10 से आप 24 जा रहे हो तो 14 का डिफरेंस, फिर यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो 20 का डिफरेंस, फिर यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो कितना हो गया, ये 50 मानोगे तो ये 26 का हो जाएगा,
फिर यहाँ से यहाँ का फिर आप निकालोगे, आपको नहीं पता, अभी भी कोई पैटर्न नहीं मिला। एक बार फिर से देखते हैं। तो भाई जब आप इसको देखोगे तो 14 से 20 जा रहा हो तो 6 का डिफरेंस, 20 से 26 जा रहा हो तो ये 6 का डिफरेंस, समझ आया। तो अगली बार भी 6 का डिफरेंस होगा। जहाँ पर जो चीज़ें सेम हो जाए मतलब वही आपका नियम लगने वाला है। देखो अब यहाँ से यहाँ का 6 का डिफरेंस होगा तो ये 6 हो गया। दरअसल ये 20 कहाँ से आया, 14 प्लस 6 बराबर 20 आया, 20 प्लस 6 बराबर 26 आया, तो 26 प्लस 6 बराबर यहाँ से क्या आएगा, 32 आएगा। अब ये 70 कहाँ से आया भाई, ये 44 प्लस 26 बराबर दिस मच, 10 प्लस 14 बराबर 24, 24 प्लस 20 बराबर 44, 44 प्लस 26 बराबर 70, तो 70 प्लस 32 बराबर यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, तो ये 102 आएगा, समझ आया। अब ये 102 आया तो ये 150 कहाँ से आया, 80 प्लस 70 बराबर 150, तो 150 प्लस 102 बराबर ये 252, ये x की वैल्यू होगी, समझ आया क्या भाई। तो 252 यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी बॉम्बे। क्लियर है, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 76। वन नॉन जीरो डिजिट, वन वोवेल एंड वन कॉन्सोनेंट फ्रॉम इंग्लिश अल्फाबेट in the capital are to be used in forming password such that each password has to start with vowel, vowel से start हो रहा है, end with consonant, consonant पर end हो रहा है, और बताया क्या है आपको, वन नॉन जीरो डिजिट, वन वोवेल एंड वन कॉन्सोनेंट फ्रॉम इंग्लिश अल्फाबेट आर to be used in forming password such that each password has to start with a vowel, end with consonant. How many such password can be generated? बताओ भाई। सबसे पहली बात इसमें आपको ये समझना है कि ये पासवर्ड कितने डिजिट अथवा कितने लेटर का टोटल मिला के कितने का बनेगा। तो आपसे यहाँ पर ये बोला है कि वन नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, वन वोवेल होना चाहिए और वन कॉन्सोनेंट। वोवेल के बारे में बोल दिया कि वोवेल पहले स्थान पर आएगा, कॉन्सोनेंट आखिरी स्थान पर आएगा, बीच में क्या आएगा, 3 डिजिट का बनेगा। बिकॉज अब 3 डिजिट का भाई आपके दिमाग में क्वेश्चन उठना चाहिए कि 3 ही डिजिट का क्यों, हो सकता है 4 डिजिट का, मतलब टोटल 4 नंबर लेटर मिला के हो जाए, टोटल 5 हो जाए। परंतु वो बोला ना कि केवल एक ही लेना, वन नॉन जीरो डिजिट, वन वोवेल लेना है, वन कॉन्सोनेंट लेना है। तो भाई वोवेल आपके पास कितने होते हैं, देखो सबसे पहले 5 होते हैं। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, टोटल 26 में से 5 माइनस करोगे तो 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। नंबर यानी डिजिट कितनी होती है, डिजिट नॉन जीरो तो वो 1 से लेकर 9 तक यानी 9 डिजिट होती है। बताओ ठीक है, इतनी बात समझ आई क्या। अब हमें 3 डिजिट का पासवर्ड मतलब 3 अल्फाबेटिक लेटर का पासवर्ड बनाना है, जहाँ पर पहले वोवेल आना चाहिए। तो वोवेल हमारे पास 5 होते हैं, तो मैं 5 एक सेलेक्ट करना, 5 में से मुझे एक लेना है ना, तो मैं कोई एक ले लूँ, 5C1 कर दिया। डिजिट यहाँ पर सेकंड में लेना है, तो सेकंड में डिजिट टोटल 9 है, 9 में से मुझे एक ही लेना है ना, तो मल्टीप्लाई 9 में C1 करूँगा। 9 में से मुझे एक लेना, C मतलब सिलेक्शन हम कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्या कर रहे हैं भाई, आपको ये कॉन्सोनेंट लेना है, तो 21 कॉन्सोनेंट में से मुझे कोई एक ही लेना है ना, तो मैं 21 21 C1 करूँगा, समझ आया। और जब भी ऐसा आता है तो मैं बताया हूँ कि ये जितना लिखा है नीचे, इतना स्टेप इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो 5 स्टेप मतलब 1 स्टेप इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, यहीं से चालू करोगे तो 1 स्टेप यानी 5, बस डिवाइडेड बाई यही वाला 1 से 1 तक जाओगे तो 1 ही है। 9C1 सेम चीज़, 9 डिवाइडेड बाई 1, 21 डिवाइडेड बाई, मतलब मल्टीप्लाई कुल मिला के, तो 9 एक कम 9 हो गया, और 9 दूनी 18 हो गया, और 5 का फिर से मल्टीप्लाई, तो भाई 5 9 45 हो गया, 5 8 40 4 44, कैरी 4, 5 एकम 5 4 9, तो 945 आपका आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन सी। बताओ अब देखो मैं इसमें कुछ आपको थोड़ा सा आपके दिमाग को और टेढ़ा चलवाता हूँ। कैसे भाई, अगर आपको मान लो कि वो ये नहीं बोलता कि वन, मान लो कि नॉन जीरो डिजिट अगर एक नहीं होता, तो ये तो जब आपने यहाँ पर एक लिया तब के लिए आंसर निकाला, ऐसे ही आप 5C1 फिर यहाँ पर अगर 2 लेते, 9 में से 2, तो आप ये आंसर निकालते, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसमें से कुल मिला के ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट सभी में आएगा, तो कुल मिला के आप 5C1 इंटू 9 सॉरी 21C1 करते। बाकी पार्ट ये वाला पार्ट देखो, आपने जब एक लिया तो 9 में से एक लिया, फिर 9 में से आपने 2 लिया, फिर 9 में से आपने 3 लिया, फिर 9 में से आप 4 लिए, फिर हो सकता है कि ऐसे 9 में से 9 तक आप पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो इसको अलग सॉल्व करते, इसको अलग सॉल्व करते, फिर पूरा सॉल्व करके आपका आंसर होता है ये टोटल।
जब उसमें ऐसा नहीं बोला होता कि एक ही डिजिट आपको लेनी है। फिलहाल इसका आंसर तो ये होगा, हमारा आंसर आया है, ठीक है, बिकॉज उसने बोला था कि एक ही डिजिट लेनी है, तो डिजिट का हमने एक लिया। सेम चीज़ें वो चेंज करके वैरी कर सकता था कि आपका जो वोवेल में भी चेंज कर सकता था कि या तो एक ले लो या दो ले लो या एटलीस्ट टू लेना है, तो एटलीस्ट टू का मतलब कि आप दो ले सकते हो, फिर तीन ले सकते हो, चार ले सकते हो, पाँच के पाँचों ले सकते हो। सेम चीज़ें कॉन्सोनेंट के बारे में भी चेंज कर देता। इसलिए भाई आपको एटलीस्ट और एटमोस्ट का मतलब बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। सिर्फ पता नहीं, उसकी पूरी मीनिंग यानी फंडा क्लियर होना चाहिए। क्योंकि अगर एटलीस्ट टू बोलता है तो भाई कम से कम दो, तो वो कम से कम दो बोल रहा है ना, ज़्यादा से ज़्यादा का तो कोई लिमिट नहीं लगाया है, कोई बाउंड नहीं बोला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दो से जितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है मिनिमम दो ले लो, उसके बाद तीन चार पाँच छः 10 25 50 जितनी केसेस संभव है सब ले लो ज़्यादा से ज़्यादा, पर मिनिमम आपको एटलीस्ट टू लेना ही है। ऐसे ही एटमोस्ट के लिए, जब एटमोस्ट बोलता है तो मोस्ट के लिए वो लिमिट लगा दिया। एटमोस्ट टू बोल रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको टू लेना है, मतलब टू से ज़्यादा नहीं लेना है, उससे कम तो ले लेना है। टू कम से के लिए तो मना नहीं किया है, तो आप टू के से कम वन भी ले सकते हो, जीरो भी ले सकते हो, मतलब कोई भी ना लो, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, मतलब नेक्स्ट में। आई होप कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया। 77, देयर आर 9 कप्स प्लेस्ड ऑन टेबल अरेंज्ड इन इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स, मतलब 9 कप हैं और उनको इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम में अरेंज किया है, राइट। क्या मतलब हुआ कि 9 कप हैं, जब इक्वल नंबर ऑफ रो एंड इक्वल नंबर ऑफ कॉलम में अरेंज किया, मतलब एक रो में 3 होंगे, दूसरे रो में 3 होंगे और तीसरे रो में भी 3 होंगे। यही मतलब हुआ कि कोई और मतलब हुआ, बताओ। आउट ऑफ विच 6 कप कंटेन कॉफी एंड 3 कप कंटेन टी। कॉफी में 6 कप हैं और टी में 3 है, टोटल 9 कप हैं। तो 9 में से 6 में कॉफी है और 3 में टी है, राइट। In how many way can they be arranged so that each row should contain at least 1 cup of coffee? Each row में, समझ आया, each row में, इसमें ये एक रो है, रो 1, रो 2 और ये रो 3, ठीक है। Each row contain at least, क्या बोला है, कहाँ गया, how many ways such that they arrange so that each row contain at least 1 cup of coffee, मतलब एटलीस्ट सभी रो में कम से कम 1 कप ऑफ कॉफ़ी तो होना चाहिए। अब कॉफ़ी अगर हम ले रहे हैं तो टी तो अपने आप अरेंज हो जाएगी ना भाई, तो एटलीस्ट एक, तो मान लो कि मैं इसमें 1 कप ऑफ कॉफ़ी ले लेता हूँ, इसमें 2 ले लेता हूँ, इसमें 3 ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये चीज़ें फिर से चेंज हो जाएंगी, अगर इसमें एक लो, इसमें 3 ले लो, इसमें 2, तो मैं इसको एक काम कर सकता हूँ कि भाई 3 में से मुझे फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो मैं सिलेक्शन किया, मतलब कि मैं मान लो कि एक इसमें ले लूँ 1 कप, 2 कप ऑफ कॉफ़ी इसमें ले लूँ, 3 कप ऑफ कॉफ़ी इसमें ले लूँ, हो गए मेरे 6। यही मुझसे बोला है कि 6 कप में कॉफ़ी है तो कम से कम 1 कप ऑफ कॉफ़ी सभी रो में होना चाहिए। तो पहली रो में मैं 1 ले लिया, दूसरे रो में मैं 2 ले लिया, तीसरे रो में 3 ले लिया। अब मैं इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, तो भाई मैं फैक्टोरियल 3 तरीके से, 1 2 3, तो फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज कर सकता हूँ। आप कहोगे कैसे, तो कैसे का मेरे पास आंसर ये होगा, देखो, अगर मैं इसमें 1 दूँ, इसमें 3 दे दूँ, इसमें 2 दे दूँ, समझ आया। इसमें मैं 2 दे दूँ, इसमें 1 दे दूँ, इसमें 3 दे दूँ, इसमें 2 दे दूँ, इसमें 3 दे दूँ, इसमें 1 दे दूँ, फिर इसमें मैं 3 दे दूँ, इसमें 1 दे दूँ, इसमें 2 दे दूँ, फिर मैं इसमें 3 दे दूँ, इसमें 2 दे दूँ, इसमें 1 दे दूँ। देखो सभी के सभी अलग अलग हैं, कहीं भी सिमिलर है क्या, तो गिनो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6। अब ये बार बार आप 6 काउंट करने जाओगे, इससे बेहतर है कि फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब 3 2 6 1 6, तो ये 6 आपके डायरेक्ट आ गए, ठीक है। पहला तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका ये हुआ कि भाई पहली रो में आप 2 दे दो, दूसरी रो में 2 दे दो, तीसरी रो में भी 2 दे दो, ठीक है। तो एक ये तरीका होगा। अब 2 2 दे रहे हो तो भाई किसी में भी 2 दे दो ना, मतलब कहीं भी, ठीक है। समझ आया क्या इतना। अब देखो पहले मैं इस केस को सॉल्व कर लूँ, अब ये बार बार वही चीज़ें हैं तो मैं इसमें डायरेक्ट फैक्टोरियल 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो हमारे पास एक्चुअली बने कितने केस भाई, एक ये केस बना और दूसरा ये केस बना, 2 केस बने। तो पहले केस को अगर मैं बात करूँ तो मुझे एक देना है, एक कॉफ़ी इस 3 में से देना है, तो 3 में से मैं कहीं भी एक सेलेक्ट कर लूँ, कोई सा भी सिलेक्शन हो गया, ठीक है। इसमें 2 देना है तो इसमें मैं 3 में से कोई भी 2 आप कप ऑफ कॉफ़ी सेलेक्ट कर लूँ।
इसमें मुझे 3 के तीनों देना है, तो 3 में से तीनों को आप सेलेक्ट कर लो, मतलब इसकी वैल्यू 1 ही होती है, तो मतलब वो अपने आप ही हो जाएंगे। ठीक है, अब इन तीनों में कितने नंबर के, चाहे आप ऐसे इनकी जो वैल्यू निकालो, फिर इनको 6 बार ऐड करो, जो भी वैल्यू आएगी 6 बार ऐड करो, ये 6 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो जो आपने 1 2 3 4 5 6 जोड़ा है। ये फैक्टोरियल 3 उसी का मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज आपको 6 का मल्टीप्लाई यानी फैक्टोरियल 3 का मल्टीप्लाई। फैक्टोरियल 3 कहाँ से, बिकॉज भाई 3 रो है, तो 3 रो को फैक्टोरियल 3 तरीके से आप अरेंज कर सकते हो। ठीक है, इतना ये पहले केस का हुआ, समझ आया। फिर दूसरा केस क्या होगा, जो जो 2 2 आपने दिया, तो 3 में से कोई भी दो, 3 में से कोई भी दो और 3 में से कोई भी दो, और ऐसा एक ही तरीका है, तो आपने एक का मल्टीप्लाई किया। समझ आया क्या? ठीक है भाई, बस दोनों को सॉल्व करके आंसर निकालो। 3C1 की वैल्यू 3, 3C2 की भी वैल्यू 3 होगी, बिकॉज अगर आप सॉल्व करो तो 2 स्टेप इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो 3 इंटू 2, फिर डिवाइडेड है 2 इंटू 1 करोगे आप, ये तो 2 2 कटेगा तो 3 ही आ गया ना। फिर इंटू 3C3 की वैल्यू 1 होती है, आप कैसे, तो देखो मैं आपकी भाषा में समझाता हूँ। 3 स्टेप इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, 3 इंटू 2 इंटू 1, और फिर यहाँ से फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर, 3 इंटू 2 इंटू 1, इसकी वैल्यू 3 3 3 2 3 2 1 सब पड़ गया ना, तो 1 आ गया ना, जो मैं डायरेक्ट बोलता था। तो ध्यान रखना कि एन सी एन होता है, अथवा आर से आर, मतलब ऊपर नंबर सेम नंबर, ऊपर नीचे दोनों सेम नंबर होते हैं, तो उसकी वैल्यू 1 होती है, राइट। प्लस, ये वाला प्लस लगा है। 3C2 की वैल्यू अभी हमने देखा, ये 3 होगी, ये भी 3 होगी, और ये भी 3 होगी, इसमें 1। सॉल्व कर लो भाई, ये 2 कट जाएगा, ये 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो ये 3 इंटू 3 इंटू 3, आई एम सॉरी, ये 1 है, ये 1, और जो फैक्टोरियल 3 ये तो भूल गए अपन, इसकी वैल्यू 6 थी, तो इंटू 6 प्लस 3 3 3 3 बार, तो ये 27 हो गया। 3 दिखाए 9 छक्का 54 प्लस 27 बराबर 81, यही आपका आंसर आ गया। है आसान। मुझे नहीं लगता कि भाई अब आपको इस टाइप से ये जो आपको अरेंजमेंट सिलेक्शन का क्वेश्चन होता है, मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई दिक्कत होने वाली है। 81 आपका आंसर होगा, ऑप्शन डी, दिल्ली। ठीक है, कि मैं ये तरीका अपनाता हूँ भाई, कि आपके बड़े बड़े सवाल जहाँ गिनते गिनते आपके पता चला पूरे घंटे निकल जाएंगे, 10 मिनट 15 मिनट 8 मिनट लगेंगे, भाई आप चुटकियों में सॉल्व करोगे क्वेश्चन को। ठीक है, इसलिए इस टाइप के जो अप्रोच होते हैं उनको बहुत अच्छे से दिमाग में आप समझ लो। आगे बढ़ देखते हैं क्वेश्चन को। The sum of the three consecutive integer is equal to their product. How many such possibility are there? क्या बोला है, मान लो कि मैं एक इंटीजर ले लेता हूँ, x ले लेता हूँ, 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर, तो अगला वाला क्या होगा, x प्लस 1 होगा, और उसके पहले मान लो कि लेट से मैं x माइनस 1 ले लेता हूँ। ये 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर है। कंजिक्यूटिव इंटीजर का मतलब क्या हुआ, इंटीजर है पहली बात, दूसरी बात कंजिक्यूटिव, कंजिक्यूटिव मतलब कि लगातार, तो भाई लगातार 1 2 3 ले लो, 3 2 1, मतलब 1 2 3 2 3 4 ले लो, या 3 4 5 ले लो, या 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, या -1 0 1, मतलब हर दो कंजिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस 1 होता है, वही तो कंजिक्यूटिव होते हैं। कंडीशन क्या बोला है, ये तो हमने सेलेक्ट कर लिया कि 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर हो गए। बोला है सम ऑफ द 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर, तो मैं इनका सम ले लेता हूँ, x माइनस 1 प्लस एक्स और प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू दियर प्रोडक्ट, मतलब x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है भाई, तो ये प्लस 1 ये माइनस 1 कट गया, क्या बचा, x x x 3x इज इक्वल टू, एक्स को अलग रखो, a माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1। समझ आया। अब देखो, पहली बात तो अगर आप ऐसा देखो, ध्यान से देखना, अगर आप स्कूल लेवल पर मैथमेटिक्स पढ़े हो तो हो सकता है कि टीचर आपको बताए हो या ना बताए हो। पहली बात, अगर x और x आप ये जो काटते हो, इसका मतलब x की वैल्यू आपने 0 कैंसिल आउट कर दी। समझ आया। मैं इसका भी समझाता हूँ आपको कैसे। अगर मैं कहूँ कि भाई दो, चलो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इस 3x को उधर ले जाओ तो माइनस 3x होगा इक्वल टू 0। x आप कॉमन ले लिए, क्या बचा, एक्स स्क्वायर और माइनस 1 और माइनस 3 इक्वल टू 0। x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। x इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 0। समझ आया। अब इस ब्रैकेट को 0 रखते हो आप, जब पहले ब्रैकेट को 0 रखते हो तब तो x की वैल्यू आती है +2। जब इस ब्रैकेट को 0 रखोगे, x +2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आएगी आपके पास -2। जब ये भी तो एक है अपने आप में,
एक ब्रैकेट ही है। आप इसको ब्रैकेट में नहीं लिखे हो तो क्या ब्रैकेट नहीं है? समझ आया ना भाई? तो x इक्वल टू भी आप 0 रखोगे तो मतलब x की वैल्यू 0। तो मैं यही बता रहा था कि जब ऐसी आप वैल्यू काट देते हो तो उसका मतलब कि आपने उसकी एक वैल्यू 0 थी जिसको आपने कैंसिल आउट कर दिया, आपने हटा दिया। पर हटाना नहीं है भाई, हर केस में नहीं हटाना होता, डिपेंड करता है केस टू केस। अब इस केस में मैं इस केस को कैसे कंसिडर किया हूँ, देखो ये बात है भाई। अगर मान लो x की वैल्यू आप 0 लेते हो, सपोज x की वैल्यू 0, तो ये क्या बनेगा भाई, ये -1 बन जाएगा, अगला वाला 0 बन जाएगा, फिर 1 बन जाएगा। ये भी 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर हैं, इन तीनों को गुणा करो तो -1 इंटू 0, 0 में किसी भी एक बार 0 आ गया मल्टीप्लाई में तो 0 होगा। तो 0 प्रोडक्ट आ गया, ये रहा प्रोडक्ट और ये रहा सम। जब इन तीनों को जोड़ोगे तो -1 + 1 कट जाएगा 0, तो 0 और प्रोडक्ट और सम दोनों आया 0। मतलब ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यस। जब x की वैल्यू आप प्लस का 1 लेते हो तो जब +1 लोगे तो भाई ये वाला 0 हो जाएगा, 0 1 एंड ये वाला 2 हो जाएगा। इन तीनों को प्रोडक्ट करो तो भाई ये एक बार फिर से 0 आया तो ये 0 हो जाएगा। समझ आया? आई एम सॉरी, x की वैल्यू 1 कहाँ आई है अपने पास, x की वैल्यू तो ये प्लस का 2 आई है ना, तो 2 हमें लेना पड़ेगा, राइट। तो थोड़ा सा मैं यहाँ करेक्ट कर देता हूँ, x की वैल्यू अपने पास 2 आई है। तो जब x की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये वाला 2 हो जाएगा और ये वाला 3 हो जाएगा। इन तीनों को प्रोडक्ट करो, p मतलब प्रोडक्ट, s मतलब सम। तो प्रोडक्ट करोगे तो 3 गुणे 2 6 एकम 6, तो ये 6 आ जाएगा। और जब तीनों को जोड़ोगे तो 3 2 5 1 6, तो ये 6 मतलब बराबर है दोनों, तो ये भी बराबर हमारा काम का है। मैं यहाँ जगह कम बची है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो x की वैल्यू जब आप -2 लेते हो, जब -2 लोगे तो नंबर क्या आएगा, -3 और ये -2 और ये -1। तीनों को जब जोड़ोगे, प्रोडक्ट करो चलो, तो 3 दूनी 6 और एकम 6, तो 6 आ गया, माइनस 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 3 बार मल्टीप्लाई जिसमें माइनस आ गया, ये प्रोडक्ट हुआ। जब आप इसको सम निकालोगे तो तीनों को जोड़ दो, तो 3 2 5 1 6 और माइनस है तो माइनस, तो ये सम हो गया। ये देखो दोनों बराबर है तो ये भी हो गया। मतलब ऐसे हमारे 3 केस बने, x बराबर 0 पर, x बराबर 1 पर, या यूं कहूँ कि इंटीजर की बात करो तो ये। तो कितने केस टोटल बने, हमें यही बोला है कि हाउ मेनी सच पॉसिबिलिटी आर देयर, तो 3 पॉसिबिलिटी भाई, ओनली 3 हो जाएगा। बताओ, समझ आया? ओनली 3 विल बी द आंसर। ठीक है, बन जाएगा, कोई दिक्कत है? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, व्हाट इज द नंबर what is the number of सर 2 बार लिख दिया है, of the form of 0.x by where x and y are the distinct non-zero digit, right? अब देखो एक चीज मैं आपको याद करवाया था, अगर आपको याद हो पिछले क्लासेस में, मतलब कि पिछले जो उसी सेट में पढ़ाया था उसमें याद करवाया था, व्हाट इज द नंबर ऑफ फॉर्म ऑफ 0.xy। भाई ये लिखा है 0.xy, यही लिखा है। where x and y are distinct का मतलब क्या हुआ कि जो x होगा वो y नहीं होगा। मतलब दोनों 1 1 नहीं होंगे, दोनों 2 2 नहीं होंगे, दोनों 3 3 नहीं होंगे, ऐसा दोनों इक्वल नहीं होंगे। और दोनों मतलब नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। अब नॉन जीरो डिजिट भाई मुझे ये बताओ कि अगर मैं 1 से लेके और 99 की बात करूँ, ठीक है, ध्यान रहे 1 से लेके 99 की बात करूँ, तो ऐसे दोनों इक्वल कब हो सकते हैं? टोटल नंबर कितने होंगे, टोटल कितने होंगे मुझे ये बताओ। 1 से लेकर 99 मुझे मेरे पास टोटल 99 होंगे। समझ आया? और ये नॉन जीरो बोला है तो भाई 1 से लेकर 99 के बीच में जीरो में कितनी बार आता है ये मैं आपको याद करवाया हूँ। कितनी बार आता है? 9 टाइम्स। आप कहोगे मैं इसको क्यों निकाल रहा हूँ, क्या जरूरत है? भाई टोटल तो 99 है हमारे पास, उसमें से कुछ जीरो वाले होंगे उसको मुझे माइनस करना पड़ेगा, कुछ ऐसे होंगे जहाँ पर एक्स और वाई इक्वल होंगे तो उसको माइनस करना पड़ेगा। जब मैं उन दोनों को माइनस कर दूंगा तो हमारा जो बचेगा वो हमारे एक्स बाई 0.xy डिफरेंट आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 0.12 लिख सकते हो, 0.21 लिख सकते हो, 0.13 लिख सकते हो, तो इस टाइप से ये हमारे काउंटिंग में आएंगे। ये हमसे पूछा है तो ऐसे कितने होंगे, तो मैं जीरो वाले माइनस कर दूं जहाँ 0 0 आता है, मैं इक्वल वाले माइनस कर दूं तो हमारा काम हो जाएगा। टोटल कितने हैं? 99। समझ आया ना मैं जो समझा रहा हूँ कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्यों का रीजन जरूर पता होना चाहिए। टोटल 99 है, 99 में से जीरो कितनी बार आता है? 9 टाइम्स आता है।
ये जीरो कहाँ से आता है? जब भाई मैं लेता हूँ 1 0 2 0 3 0 4 0 कहाँ तक 9 0 तक, तब ये 9 बार आता है। परंतु ध्यान रहे कि जब आप 0.01 रखोगे, 02 रखोगे, क्योंकि हम 1 2 3 में तो जीरो काउंट नहीं किए हैं, 1 2 3 4 5 ये 2 कहाँ तक 9 तक या 10 तक, 9 तक। 10 तो देखो इसमें मैं शामिल कर लिया, तो 10 तो अब इसमें शामिल दोबारा नहीं करूँगा, राइट। तो 9 तक, तो 9 तक में ये 0 पॉइंट, अब जब ऐसा लिखोगे भाई 1 को अगर डेसिमल में लिखोगे तो क्या 0.1 लिखोगे इस फॉर्म में, मतलब कहाँ गया, इस फॉर्म में 0.x बाई फॉर्म में। तो 1 से लेकर 9 तक में कितने यहाँ पर जीरो होंगे, ऐसे करके 0.1 0.3 0.04 0.05 अप टू एंड 0.09 तक। तो ऐसे 9 बार जीरो इधर भी आएंगे, ठीक है, 9 बार जीरो इधर आएंगे, 9 बार जीरो टेंस प्लेस पर आएंगे, तो 9 ये हो गया, और 1 1 2 2 3 3 4 4 ये 99 तक, जो यहाँ पर मैं बताया हूँ 99 तक। यहाँ पर दोनों इक्वल कब आएंगे, तो 9 बार ये भी इक्वल आएंगे, 1 से लेकर 9 तक, तो 9 बार ये भी इक्वल। तो आपको क्या करना है भाई, देखो टोटल जब आप निकालोगे तो आपको ये 9 बार ये, 9 बार ये, और 9 बार ये तीनों को आप इस टोटल में से माइनस कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 9 माइनस 9 प्लस 9 प्लस 9। इन तीनों को माइनस कर दो, बिकॉज इन तीनों जगह हमारे काम के नहीं है, ना तो ये जीरो वाला काम का है, ना ये जीरो इक्वल वाला काम का है, ना ये जीरो वाला काम का है। हमें तो पूछा है कि भाई ये नॉन जीरो होना चाहिए और डिफरेंट होना चाहिए, तो सेम वाले को माइनस कर रहे हैं और जीरो वाले को माइनस कर रहे हैं। तो 99 और माइनस 9 27 बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 और ये 7, यही आपका आंसर होगा। समझ आया? अब देखो, अगर ये आपको चीज़ें नहीं याद होती तो भाई आप 99 तो ये निकाल लेते कि एक से लेके 99 भाई, फिर ये आप देखते गिनते इसको कि 9 बार आ रहा है, फिर इसको गिनते कि ये बराबर कितनी बार आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है, ये तो आसान है। पर नहीं, ये जीरो कई बार मिस हो जाता है, सपोज आपको याद है तो 9 आप डायरेक्ट लगाओगे, नहीं तो फिर गिनोगे वहाँ बैठ के, और अगर गिनते टाइम मान लो कि एक भी गलती हो गई आपसे, तो क्वेश्चन तो गया, गलत हुआ, जो मिलने चाहिए वो तो गया, नंबर कट भी जाएगा, ठीक है, तो ये गलती ना करना। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इसका आज के वीडियो का। द एवरेज वेट of A, B, C is 40 kg. The average weight of B, D, E is 42 kg, and the weight of B, F is equal to the weight of B, that of B. ठीक है, what is the average weight of A, B, C, D, E, F? सबका एवरेज पूछा है भाई, आसान क्वेश्चन हो गया। कैसे, देखो एक्चुअल में एवरेज दिया मतलब सम देता है कि A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, अब इन तीनों का एवरेज दिया है तो मैं 40 इंटू 3 करूँगा, बिकॉज 3 है तो 3 करूँगा मल्टीप्लाई, तो ये 120 हो गया। 3 का मल्टीप्लाई क्यों, बिकॉज ये 3 एलिमेंट्स हैं, ये 3 बंदे हैं, जो भी है, ठीक है। मैं इस चीज़ को जब एग्जाम में मैं खुद बैठा होता तो मैं, मुझे तो पता है कि मैं प्लस ही कर रहा हूँ, तो मैं डायरेक्ट ए बी सी लिखता। आप कहोगे मल्टीप्लाई क्यों, भाई मल्टीप्लाई नहीं है, कुल मिला के मेरे पास प्लस लिखने का टाइम नहीं है, मैं प्लस लिखने वाला टाइम बचा के रखूँगा, बचाऊँगा कम से कम, मुझे पता है कि मैं प्लस ही कर रहा हूँ यहाँ पर मैं टाइम बचाऊँगा, तो मैं डायरेक्ट ए बी सी लिखूँगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझना, ये 120 आ गया। आगे बात करूँ तो बी डी ई दिया है, देखो बी डी और ई का एवरेज दिया है 42, 3 बंदे, तो मैं 3 से फिर से टोटल वेट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करूँगा, 3 2 6 3 4 12, ठीक है। अब देखो एक इन्फॉर्मेशन मुझे ये दिया है, एफ का वेट बी के बराबर है, तो क्या इसकी जगह बी की जगह मैं एफ लिख सकता हूँ, तो भाई मैं जैसे ही बी की जगह एफ रखूँगा तो ये हो जाएगा डी प्लस ई और प्लस एफ, बिकॉज प्लस में आगे पीछे कर सकते हैं, बराबर ये हो गया 126। अब देखो ए बी सी का मुझे पता है, डी ई एफ का मुझे पता है, भाई दोनों को कंबाइन कर दूंगा तो मुझे ए बी सी डी ई एफ का निकल जाएगा, दोनों को जोड़ दो लेफ्ट लेफ्ट को, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। अब मुझे देखो आपको समझाना है तो मैं लिख रहा हूँ प्लस लिख रहा हूँ, मुझे नहीं समझाना हो तो मैं डायरेक्ट देख रहा हूँ ना, लेफ्ट साइड 6 के 6 मिल गए, तो राइट साइड इनको जोड़ के 6 का भाग दे दो, तो 120 प्लस 126 बटे 6, 6 क्यों भाई, 6 का एवरेज निकालना है, ठीक है। ये समझाना है तो मैं इतना लिख रहा हूँ, अदरवाइज मैं डी ई एफ डायरेक्ट लिखता, यहाँ पर लिखता भी नहीं है, बिकॉज मुझे पता है कि भाई ये 3 अलग हैं, ये 3 अलग है, 6 का हमें एवरेज निकालना हमारे पास मिल गया, 120 12 दूनी 24, तो ये हो गया, और ये 6 बटे 6,
6 चौको 24, 6 कम 6। तो आपको आंसर में क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है लिखना है, बिकॉज आपको वहाँ पर सब्जेक्टिव पेपर तो देना नहीं है, ठीक है। आपको केवल सही आंसर तक पहुँचना है, करेक्ट ऑप्शन तक पहुँचना है। तो ये 41 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। समझ आया बताओ। तो इस तरीके से भाई एग्जाम ट्रिक्स पर आपको क्या क्या मिल गया। एग्जाम ट्रिक्स पर मैं सेट ए करवा दिया हूँ, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। फॉरेस्ट का भी IFOS मतलब फॉरेस्ट का भी पेपर यही होता है, तो सेट ए करवा दिया हूँ, ठीक है। ये 2022 का कंप्लीट हुआ। उसके पहले मैं 2023 का कंप्लीट कर चुका हूँ, 2024 का कंप्लीट कर चुका हूँ। सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया हूँ भाई, आप उसको जाके देखो और फ़ायदा उठाओ। आप जैसी आपकी डिमांड रहेगी तो एक आपको सी सेट और करवा दूंगा 2021 का, ठीक है। बिकॉज 25 का तो अभी पेपर हुआ नहीं है, तो आपको यहाँ से बहुत फायदा होगा, मैं गारंटेड बोल रहा हूँ भाई। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि थीम बेस्ड क्वेश्चन यहाँ रिपीट होते हैं, आप ढंग से इनकी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस करो, जो तरीका मैं बताता हूँ पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए वो तरीका अपनाओ, राइट। अगर मेरे से बेहतर तरीका आपके पास है तो नो डाउट आप उसको फॉलो करो, पर अगर नहीं है बेहतर तरीका तो भाई ये फॉलो करो। और बता रहा हूँ आपको, मेरा टारगेट यही रहता है कि मोर देन 100 मार्क्स सी सेट में लाना, वो भी सिर्फ क्वांट एंड रीजनिंग के दम पर। और अगर आपको लगता है कि कोई लेक्चर आपका कोई टॉपिक कमजोर है, तो मैं सारे टॉपिक्स पर वीडियो बना के रखा हूँ इसी चैनल पर, सेपरेट प्ले लिस्ट बनी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रिमाइंडर हो गया, ठीक है, नंबर हो गया, कैलेंडर हो गया, या भाई ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं, ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन आते ही हैं। तो ये टॉपिक अपने आप में इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि इनको आपको कंठस्थ होना चाहिए, ये इनके सारे फंडे बनने चाहिए। बिकॉज रिमाइंडर का कई बार क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है, कई बार कहीं से भी आ जाता है, तो बेहतर है कि 2-3 लेक्चर जो भी अवेलेबल हैं आप उनको एक बार देख लो। फिर रिमाइंडर का कोई क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं, कोई रिमाइंडर का कोई कॉन्सेप्ट किसी भी टाइप का बचेगा ही नहीं आपके पास, ठीक है। तो ये देखो, आपसे मेरी एक ही डिमांड रहती है कि भाई आप चैनल को सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी सब्सक्राइब करो अब तक नहीं किया है तो, और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, सब जगह जो भी पढ़ने वाले आपके कॉन्टेक्ट में शेयर कर दो वेरियस मीडियम के थ्रू। और एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो और बताओ कि आपको क्या कैसा लग रहा है, कितना समझ में आ रहा है, कौन सा एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं। बिकॉज सिविल सर्विस का जो सी सेट होता है उसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, CDS होता है, NDA होता है, राइट। और भी वेरियस स्टेट के आपके सी सेट होते हैं, वहाँ पर पूछा जाता है, CGL होता है, कैट होता है। तो आप जिस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, आप बताओ कि कौन से एग्जाम को टारगेट कर रहे हो और वीडियो कहाँ से देख रहे हो, मुझे पता चलेगा कि मेरे वीडियो की रीच कहाँ तक जा रही है, राइट। बस इतना चाहिए मुझे आपसे, बस पढ़ते रहो बढ़ते रहो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगर मुझे लगेगा तो मैं 2021 का करवाऊंगा आपकी डिमांड पर, आपकी कमेंट्स पर, ठीक है, जैसी आपकी डिमांड रहेगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।